एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2022 के लिए रागा का एक कंप्लीट सेट सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ आप भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है और यही सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो मॉक टेस्ट को लास्ट तक जरूर सॉल्व करें। और जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप आज के इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ फाइल आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस पर भी क्लिक करके आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है। जितने भी कैंडिडेट जिन्हें इंग्लिश मीडियम में समझने में परेशानी होती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हिंदी में एक्सप्लेन करते चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ में स्थित है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर स्थित है नीदरलैंड के हेग में। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन के तहत, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर हेग में स्थित है जो कि नीदरलैंड कंट्री में है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू यानी कि जो मानव का जो रक्त है वो लाल कलर का क्यों होता है? तो यह होता है दोस्तों हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ यानी कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक व्यक्ति का आयु क्या होना चाहिए? यानी कि दोस्तों, अगर आप एक राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए खड़े हो रहे हो तो आपकी मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स का चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, इसका वर्णन आपको आर्टिकल 58 में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, द मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वार टुक प्लेस इन द ईयर यानी कि जो मौर्यन डायनेस्टी में जब कलिंग वार हुआ था, यह कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 261 BC में। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हमारा जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर, उसके सबसे लोवेस्ट लेयर को क्या कहते हैं? यह कहा जाता है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, नेम द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दैट हैज डीकमीशन्ड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अभी किसे डीकमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन से जहाज को? तो इसका नाम है ICGS विग्रह यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, इसने टोटल 29 साल तक सर्व किया हमारे देश में। 1990 में यह लॉन्च हुआ था और तब से लेकर 2019 तक इंडियन कोस्ट गार्ड की सेवा में यह जहाज लगा हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो देखिए, प्रिंटर, प्रोसेसर, चिप एंड माउस, ये तीनों के तीनों हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जबकि जावा जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, द प्राइस ऑफ AC एंड अ TV आर इन द रेशियो 5:3 इफ द AC कॉस्ट 5500 मोर देन द TV सेट देन द प्राइस ऑफ द AC इज। दोस्तों, दो वस्तु है, एक है AC और एक है TV। दोनों का जो प्राइस है वो रेशियो में दिया गया है 5:3। यहाँ पर दोस्तों जो AC का कॉस्ट है ना वो TV के कॉस्ट से 5500 रुपये ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि AC का प्राइस क्या होगा। यहाँ पर AC जो है वो TV से 5500 ज़्यादा है और AC और TV का हमें रेशियो दिया गया है ना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस होगा 5x - 3x = 2x, वो किसके बराबर होगा? 5500 के बराबर होगा। तभी तो एक दूसरे से 5500 ज़्यादा है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या? 2750 रुपये। अब दोस्तों पूछा गया है कि AC का दाम क्या है यहाँ पर, तो AC का रेशियो क्या था? 5:3 है ना AC और TV का, जिसमें AC का रेशियो 5x है। तो इस 2
750 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का वैल्यू निकल कर आएगा, दैट इज 13,750 रुपीज़। वही अगर यहाँ पर टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए रहे तो 2750 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा टीवी का कॉस्ट चला आता। 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, इफ P इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 10 इंटू 5 एंड Q इक्वल टू 2 to the power 5 इंटू 3 इंटू 7 देन HCF ऑफ P एंड Q इज। यहाँ पर दोस्तों दो नंबर दिए गए फैक्टर के फॉर्म में। P का वैल्यू बताया गया है 2 का पावर क्यूब गुना 3 का पावर 10 गुना 5 और Q का वैल्यू बताया गया है 2 का पावर 5 गुना 3 गुना 7। आपको बताना है कि इन दोनों ही नंबर्स का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, वैसी संख्याएं जो दो नंबर्स में कॉमन हो, अगर 3 नंबर का HCF हो तो तीनों में जो कॉमन हो। 4 नंबर का अगर यहाँ पर HCF निकाला जाए तो चारों नंबर्स में से जो कॉमन नंबर हो उसे हम HCF बोलते हैं। अगर आप दोनों नंबर को देखोगे तो सबसे पहले हम 2 का पावर 3 देख रहे हैं और 2 का पावर 5 देख रहे हैं। इनमें से आपको कॉमन क्या मिल सकता है, 2 का पावर 3 इसमें तो है ही, और यहाँ पर अगर 2 का पावर 5 है दैट मीन्स कि पावर 2 का पावर 3 यहाँ पर कॉमन होना चाहिए। 2 का पावर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एक में तो आपका 3 ही है ना, लेकिन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला जो है वो देखो 3 का पावर 10 है और 3 का पावर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1 ही लिखेंगे क्योंकि 10 नहीं लिख सकते हैं। 10 इसमें तो कॉमन है लेकिन नीचे वाले में कॉमन नहीं आ रहा है। इसके बाद और भी कोई पार्ट हमारा बचा हुआ रह गया क्या, 5 को देखेंगे तो नीचे वाले में 5 है नहीं, 7 को देखेंगे तो ऊपर वाले में 7 है नहीं, यानी कि ये दोनों हमारा कॉमन नहीं हो सकता। अब कैलकुलेट करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 गुना 3 क्या होता है, 24। तो यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट करके आपको वैल्यू नहीं बताना, फैक्टर में आपको वैल्यू बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 इंटू 2 टू द पावर 3। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर ₹13,000 यहाँ पर 1,35,000 में एक आदमी किसी कार को परचेज करता है, 25,000 रुपये इसके रिपेयरिंग पर खर्च करता है और फिर बाद में उसे कितने प्राइस पर बेचता है जिससे कि उसे 10% का हानि हो जाता है। तो पहले तो हम यह देखेंगे दोस्तों कि उस व्यक्ति ने कार में टोटल कितने रुपए लगाएं। तो 13,500 रुपये ऑलरेडी वो लगा चुका है, सॉरी यहाँ पर मैंने फिर से गलत पढ़ लिया, 1,35,000 रुपये वो ऑलरेडी लगा चुका है इसे खरीदने में, और 25,000 रुपये यहाँ पर उसने खर्च कर दिए इसके रिपेयरिंग में। यानी कि दोस्तों जो टोटल खर्च आया उसे कार पर वो यहाँ पर आया है 1,60,000 का। अब इसे बेच रहा है यह 10% लॉस पर, यानी कि दोस्तों जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 90% हो जाएगा। अगर 10% लॉस है तो 90% हो जाएगा ना, 10% प्रॉफिट होता तो यहाँ पर 110 हम लिखते हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उसने किस प्राइस पर इस ऑब्जेक्ट को बेचा। तो यहाँ पर लॉस अगर 90% है यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस 100% होगा। यहाँ से इसे कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 144,123 यानी कि 1,44,000 रुपये। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन विथ 200 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाता है। अगर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सॉरी यहाँ पर ट्रेन का ही लंबाई दिया गया है और हमसे प्लेटफॉर्म का लंबाई पूछा गया है। तो दोस्तों देखो, जो वो 30 मीटर पर 30 सेकंड में इस रफ्तार से ट्रेन के द्वारा जो दूरी तय की गई है ना, वही आपका टोटल लेंथ होगा ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का। अगर हम उस लेंथ को निकाल लें और उसमें से ट्रेन का लेंथ घटा दें तो हमें जाहिर सी बात है कि जो प्लेटफॉर्म का बचा हुआ लेंथ है वो पता चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका टाइम है सेकंड में और यह है किलोमीटर पर आवर में। तो इसे हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, 6 से 3 बार में, 6 से 10 बार में, 10 पचे 50/3 हो जाएगा, यानी कि ये इसका स्पीड हो गया दोस्तों 50/3 मीटर पर सेकंड। इसने चला कितना, तो चला इसने यहाँ पर टोटल 30 सेकंड का, यानी कि हम यहाँ पर अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 10 टाइम्स कैंसिल होगा और 50 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पर 500। दैट मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को मिलाकर उसकी लंबाई 500 मीटर की है। इस 500 में से 200 मीटर तो आपका लेंथ हो गया ट्रेन का, तो बचा हुआ जो 300 मीटर लेंथ है ना वो आपका प्लेटफॉर्म का हो जाएगा।
इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0.008, वन ऑफ द नंबर इज 1/5 ऑफ द अदर, द स्मॉलर नंबर इज। यहाँ पर दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया गया है, 0.008 है। अगर एक नंबर उनमें से दूसरे नंबर का 1/5 है तो इसमें से छोटा वाला संख्या कौन सा होगा। तो देखिए, मान लो कि आपका पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या हमारा क्या होगा, x/5 होगा, क्योंकि पहले संख्या का 1/5 है और x गुना x/5 का वैल्यू है 0.008। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि x² = 5 क्या हो जाएगा, 0.008। तो यहाँ से x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 40/1000 अगर हम पॉइंट को हटा देंगे तो, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में चला आएगा और अंडर रूट में आने के बाद दोस्तों यह हो जाएगा 2/10। इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.2, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों देखो, हमने यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिया ना 0.2, लेकिन हमें निकालना क्या है, स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या है, इसका 1/5 है। तो यहाँ पर हम फिर से क्या कर देंगे, 2/50 कर देंगे, यानी कि 1/25 हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा फाइनली 0.04, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, नहीं तो इस तरह के सिली मिस्टेक्स आपसे एग्जाम में हो सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा कुछ और रहेगा और आप लोग आंसर कुछ और लगाकर चले आओगे। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो एक बार फिर से लास्ट लाइन को जरूर पढ़ लेना कि हमसे आंसर में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है और हम कौन सा वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन है, रेखा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹12,000 at 5% per annum CI. She received an amount of 13,230 after n year. Find the value of n. रेखा ने 12,000 रुपये 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया और उसे जो फाइनली अमाउंट मिला है वो मिला है 13,230 रुपये n साल के बाद। तो आपको बताना है कि वो n का वैल्यू क्या है, यानी कि कितने साल के लिए अमाउंट को लगाया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁴n, जहाँ पर अमाउंट हमारा हो गया 13,230, प्रिंसिपल हो गया 12,000, रेट हो गया 5% और n का वैल्यू हमें पता करना है। तो इसे हम लिखेंगे 13,230 इक्वल टू 12,000 इंटू 1 + 5/100⁴n। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 13,230 और नीचे हो जाएगा 12,000 इक्वल टू 105/100 और इसका पावर n हो जाएगा। 13,230 और 12,000 दोनों को शॉर्ट करोगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 441/400 इक्वल टू हो जाएगा 21/20⁴n। 105/100 को हमने शॉर्ट कर दिया। तो देखो 21 का स्क्वायर है 141 और 20 का स्क्वायर है 400, यानी कि दोस्तों n की जगह हमें अगर वहाँ पर 2 लिखते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसलिए हमारा जो टाइम है वो टोटल 2 साल का हो गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14th। द वॉल्यूम ऑफ अ एयर इन अ रूम इज 204 मीटर क्यूब। द हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर। व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। दोस्तों एक रूम है, उसमें एयर का वॉल्यूम है 204 मीटर पर क्यूब, हाइट जो है रूम का वो 6 मीटर है। तो आपको बताना है कि फ्लोर का जो एरिया है ना वो क्या होगा रूम का। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका वॉल्यूम है पूरे रूम का उसको इसके हाइट से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम है 204 मीटर पर क्यूब, हमारे पास हाइट है 6 मीटर। इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 और 4 बैठेगा यानी कि 4 टाइम्स कैंसिल होगा। तो दोस्तों आपका जो फ्लोर है उसका एरिया होगा 34 मीटर पर स्क्वायर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 5 इज। 2 डाइस फेंका गया है एक साथ में, आपको बताना है कि दोनों डाइस में जो भी नंबर आएंगे उन्हें जोड़कर 5 आने की संभावना कितनी बन रही है। तो अगर हम 2 डाइस फेंकेंगे तो हमारा कुछ आउटकम इस प्रकार से आएगा, जिसे जोड़ने पर 5 बनता है, 1 और 4 का, 2 और 3 का, 3 और 2 का और 4 और 1 का। क्योंकि यही दोनों ऐसे नंबर है पासा में जिसे जोड़ने पर हमें 5 मिलता है। तो मान लो कि पहले पासा में 1 आया होगा तो दूसरे में 4 आया होगा, पहले में 2 आया होगा तो दूसरे में 3 आया होगा, पहले में 3 आया होगा तो दूसरे में 2 आया होगा और पहले में 4 आया होगा तो दूसरे में 1 आया होगा। यानी कि दोस्तों टोटल हमारा इवेंट क्या हो गया, 4 हो गया आउटकम।
और इवेंट क्या है, टोटल 36 है। जब भी हम दो पासे को फेंकते हैं तो टोटल 36 आउटकम हमें मिलता है, ये आप लोग याद रखना। तो हमारा टोटल इवेंट यहाँ पर 36 हो गया, आउटकम 4 है। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1/9 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। AZBY BCGF है, ये दोनों जिस प्रकार से रिलेटेड है उसी प्रकार से इनसे कौन सा वर्ड रिलेटेड होगा। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अगर आप ए में 1 ऐड करोगे तो आपको बी मिलेगा, जेड में अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपको सी मिलेगा, बी में 5 ऐड करोगे तो जी मिलेगा, और वाई में 5 ऐड करोगे तो एफ मिलेगा। सॉरी, वाई में अगर आप 7 ऐड करोगे तो एफ मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपका जो नंबर है ना कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, 1 3 5 7 ऐड होते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सी में सबसे पहले 1 ऐड करेंगे यानी कि हमें डी मिलेगा। फिर एक्स में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ए, डी में अगर 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आई, और डब्ल्यू में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा डी। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज, थायरोक्साइन, एड्रेनलिन, आयोडीन एंड इंसुलिन। आपको बताना है कि इन चारों में से बाकी एक कौन सा अलग है। तो देखो यहाँ पर थायरोक्सिन, एड्रेनलिन एंड इंसुलिन ये तीनों के तीनों आपके हार्मोन्स हैं, लेकिन यहाँ पर आयोडीन जो है वो हार्मोन्स नहीं है, जो कि बाकी तीनों से अलग है। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इफ रीजन इज कोडेड एज 5 एंड बिलीव्ड इज कोडेड एज 7 देन व्हाट इज द कोड फॉर गवर्नेंट। तो देखिए रीजन में टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है, अल्फ़ाबेट की संख्या 6 है। 6 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5। उसी तरह से अगर आप बिलीव्ड को देखोगे तो इसमें टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या 8 है, और इस 8 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा 7। यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट का कोडिंग कैसा होगा, गवर्नमेंट के टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या में पता लगा लेनी है और उसमें से 1 माइनस कर देना है, वही इसका कोड होगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट में टोटल 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, 10 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जा रहा है वैसे वैसे मैं यहाँ पर फिगर बनाते जाऊँगा। जॉनसन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार, ही ड्रोव 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। He then turned to the south and covered 5 kilometers. Further, he turned to the east and moved 8 kilometers. Finally, he turned right and drove 10 kilometers. How far and in which direction is he from his starting point? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति है जॉनसन, वो अपने घर से चलना प्रारंभ किया और 15 मीटर नॉर्थ की ओर गया। 15 मीटर नॉर्थ की ओर जाने के बाद वो 10 किलोमीटर वेस्ट की ओर जा रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर इधर गया। आफ्टर देन वो साउथ की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर और चलता है। इसके बाद वो ईस्ट की ओर मिलता है और 8 किलोमीटर और चलता है, एंड फिर उसका अपना राइट की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर और चलता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, यानी कि उसके फाइनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी क्या है और वो किस डायरेक्शन में है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की संख्या टोटल 10 है और यहाँ से यहाँ तक की 8 है, यानी कि जो बचा हुआ गैप रह गया वो क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर किधर है, तो वेस्ट में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इफ इन द फॉलोइंग नंबर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द लिस्ट नंबर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि लास्ट और फर्स्ट नंबर को इंटरचेंज करने पर इनमें से कौन सा संख्या जो है ना वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर देखोगे अगर हमें छोटा नंबर निकालना है तो पता करना होगा कि 418 को 814 लिखोगे, सिंपल सी बात है। 319 को 913 लिखोगे, इसी तरह से सबको लिखोगे ना, यानी कि जो पहला टर्म है वो जिसका सबसे छोटा होगा वही यहाँ पर नंबर भी छोटा होगा। तो बाकी के तो सारे 9 हैं, इसे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं, हमें सबसे लिस्ट चाहिए। तो आपको पता है कि 9 से पहले 8 आता है, यानी कि 418 तो आपका डेफिनेटली सबसे छोटा संख्या है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑल द 10 पीपल प्रेजेंट शेक हैंड्स विथ ईच अदर ओनली वंस, हाउ मेनी हैंडशेक्स वेयर देयर ऑल टुगेदर। यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें टोटल 10 लोग थे। बिजनेस समाप्त होने के बाद, कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद 10 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं। तो आपको बताना है कि कितने लोगों ने आपस में हाथ मिलाया।
इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले भी करवाया था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो 10 गुना 10 माइनस 1 यानी कि 9 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 5 और 5 गुना 9 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 45 लोगों ने आपस में हाथ मिलाया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट क्रिकेट प्लेयर, द ट्रायंगल रिप्रेजेंट हॉकी प्लेयर एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट फुटबॉल प्लेयर, हाउ मेनी प्लेयर बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। यहाँ पर फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है यह आपको बताना है। यानी कि दोस्तों हमें ऐसा नंबर पता करना होगा जो स्क्वायर के अंदर भी आ रहा हो और ट्रायंगल के भी अंदर भी आ रहा हो, लेकिन सर्कल के अंदर यहाँ पर ना हो। तो देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों में आना चाहिए ना। यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि वो सर्कल में आए या फिर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं गया है, केवल फुटबॉल और हॉकी खेलने वाला बच्चा चाहिए। तो अगर 5 को हम देखेंगे तो 5 हमारा ट्रायंगल में भी आता है और स्क्वायर में भी आता है। 4 को देखेंगे तो 4 हमारा ट्रायंगल प्लस स्क्वायर दोनों में आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। 8 जो है वो केवल स्क्वायर में है, 11 केवल स्क्वायर में है, बाकी कोई संख्या यहाँ पर आ नहीं रहा है। 1 जो है वो केवल ट्रायंगल में है। तो दोस्तों ऐसे छात्र जिनकी संख्या जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं यह टोटल 19 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर 19 नहीं 9 है टोटल, 5 और 4, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे 15 लिख दिया था। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए कहा है कि हाउ मेनी सेवेंस इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 4 आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। यहाँ पर दोस्तों सीरीज में यह कहा गया है कि कितने ऐसे 7 हैं जिसके जस्ट पीछे तो 6 आना चाहिए, लेकिन जस्ट इसके आगे 4 नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 7 है, इसके पहले 6 नहीं है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी 7 है, इसके पहले 6 नहीं है तो कैंसिल हो गया। ये देखो 7 है ना, इसके पहले 6 है और इसके आगे 4 नहीं है, यानी कि एक संख्या तो हमें ऐसा मिल गया। इसके बाद ये जो 7 है इसके पहले 6 नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके 7 के पहले भी 6 नहीं है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो 7 है और 7 के पहले 6 भी है, लेकिन बाद में तुरंत 4 नहीं है, यानी कि एक संख्या हमें और मिल गया। फिर से 7 है, इसके पहले 6 है, लेकिन इसके बाद में भी 4 है। हमने क्या बताया था कि 7 के पहले 6 आना चाहिए लेकिन बाद में 4 नहीं आना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि केवल 2 ही ऐसी संख्या है जिनमें 7 के पहले 6 है लेकिन बाद में 4 नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, if a plus b means a is the father of b, a minus b means a is the wife of b, a divided b means a is the daughter of b, then p divided by r plus s plus q का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसके कोड को तोड़ेंगे और फिर इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, p डिवाइडेड बाई r, और p डिवाइडेड बाई r का मतलब क्या है, p इज द डाउटर ऑफ r। यानी कि दोस्तों यहाँ पर p जो है वो हमारी डाउटर है, किसकी, r की डाउटर है। आफ्टर देन r प्लस एस है, r प्लस एस कहने का मतलब है कि r इज द फादर ऑफ s, यानी कि r जो है वो यहाँ पर s का फादर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद s प्लस q है, यानी कि s इज द फादर ऑफ q, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका फादर हो गया पहला तो, और ये दोनों फादर हो गया। r जो है वो फादर है p का और s जो फादर है वो q का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो अभी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जो ऑप्शन आपका दिया गया है उसके अनुसार से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, P इज आंट ऑफ Q। या जो P है ना वो Q की आंट है। कैसे होगी आंट, वो देखो Q के पिता हैं S, और S जो है ना वो P का क्या है, भाई है ना। तो आपके पिता के जो बहन हुई वो आपकी आंट ही लगी ना। यहाँ पर आपके जो भी फादर हुए हैं उनकी बहन आपकी क्या लगती है, आंट लगती है। यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस तरह के कोडेड लैंग्वेज में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यह मॉक टेस्ट है तो कई बार मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस थोड़ा हाई लेवल के डाल दिए जाते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो इस तरह के क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, जब भी आपका पेपर होगा बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रन का कोड क्या होगा। कुछ नंबर दिए गए हैं कोड के साथ में, और नेक्स्ट आपको बताना है रन का कोड। तो देखिए रन है किस किस चीज़ में, रन केवल इसी में है ना, यानी कि रन को तो हमें कुछ करना नहीं है। बाकी का जो टू और स्कूल है इसे हमें हटाना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर टू स्कूल इसमें भी है, टू स्कूल इसमें भी है, और यहाँ पर
1 और 5 दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी 1 और 5 कॉमन है, यानी कि 2 और स्कूल का वैल्यू हमारा हो गया 1 और 5। तो रन जो है ना वो कौन सा हो जाएगा, बचा हुआ वैल्यू, यानी कि रन का वैल्यू 3 हो गया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। यहाँ पर दोस्तों कम से कम स्ट्रेट लाइन का आपको बताना है इस फिगर को बनाने के लिए। तो जितने भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहे हैं, एक एक करके आप सबको काउंट करोगे। यहाँ पर इस तरह से काउंट करने के बाद जो आपका फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 17, यानी कि दोस्तों इस तरह का फिगर हम टोटल 17 लाइन को काउंट करके बना सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। इसका आपको मिरर इमेज इस साइड में बनाना है। तो जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। तो वाटर इमेज कौन सा होगा दोस्तों, जो भी चीज़ें आपको ऊपर की ओर दिख रही है ना वो सारी चीज़ें नीचे की ओर हो जाएगी, यही आपका वाटर इमेज होता है। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द फिगर दैट विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द प्रॉब्लम फिगर। यहाँ पर आपको बताना है कि लास्ट वाले बॉक्स में कौन सा फिगर आएगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, चूज द फिगर विच विल कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पर देखो खाली था बिल्कुल, फिर आधा फिल हुआ, फिर पूरा फिल हुआ। तो अब जो अगला बॉक्स आएगा ना इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो स्क्वायर है वो आपका पूरा खाली है, तो अगले वाले बॉक्स में ये जो स्क्वायर है वो आधा भरा हुआ आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आज आपका मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 30 में से टोटल कितना स्कोर किया है आज आपने। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।